हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का स्टार्ट करते हैं सेशन, है ना। तो लास्ट सेशन पे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अपना जो टॉपिक था कंज्यूमर बिहेवियर का, उसको कंप्लीट कर लिया था कि बेसिकली मार्केट में कंज्यूमर जो है किस तरीके से बिहेव करता है, कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट के लिए चीज़ें देखता है और वो क्या अप्रोच रखता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर का तो पार्ट हम लोगों ने समझ लिया था। आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन की। थोड़ा सा मैं आपको ओरली बता देता हूँ मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, फिर इसको स्टार्ट करते हैं इन डिटेल, है ना। मार्केट सेगमेंटेशन को हिंदी में हम लोग बाजार विभेदीकरण या बाजार वितरण कहते हैं, है ना, जिसमें हम लोग मार्केट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके काम करेंगे। ये बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई प्रोडक्ट जो है मान लेते हैं बेचना चाहते हैं, है ना। तो आपको पता है, चाहे वो आप ग्रामीण क्षेत्र में भेजें चाहे शहर में भेजें, है ना। ये ग्रामीण क्षेत्र में चाहे भेजें आप चाहे शहर में प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करें, हर जगह पर कस्टमर जो है सेम तरीके का नहीं होता, है ना। आपको मार्केट स्पेसिफिक जो है, मार्केट को जो है आपको डिवाइड करने की ज़रूरत है। मार्केट को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, है ना, कि भाई इस टाइप का प्रोडक्ट है तो इस टाइप के कैटेगरी के लोग खरीदेंगे, क्या इस तरीके के सेगमेंट के लोग खरीदेंगे। अच्छा, ये वाला प्रोडक्ट है तो इस तरह के लोग इस तरह का प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे। वो किसी भी बेसिस पर आपका डिवीजन हो सकता है। तो मार्केट सेगमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, बाजार को हम विभिन्न हिस्सों में जो है डिवाइड करते हैं। उसके बाद फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर जो विपणन की रणनीति है उसको हम बनाकर काम करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि बाजार वितरण किस तरीके से होता है और किन किन बेसिस पे मार्केट के डिवीजन किए जाते हैं, किन किन जो है पहलुओं पर जो है इसका वितरण किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, है ना। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम लिंक पर डाल दी थी आप लोगों को, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ मिल गई होगी, है ना। तो बिल्कुल इसको देखिएगा, है ना। लास्ट सेशन पे अगर आपको याद हो तो मिथ के बारे में हमने देखा था, ठीक। चलिए बात करते हैं बाजार मार्केट सेगमेंटेशन या फिर बाजार विभाजन। व्हाट इज बेसिकली बाजार विभाजन? ओके, यस, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मार्केट विभाजन या बाजार विभाजन, है ना। बाजार विभाजन में हम क्या करते हैं, मार्केट को डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड करके जो है प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट को आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके डिवाइड करके अपने सामान को बेचने की कोशिश करते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपको जो है बेटर तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। यस, ट्राई करना बिल्कुल चल सकती है, ट्राई करना एक बार। नहीं 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 नहीं, एप्लीकेशन पर ही होगा, एप्लीकेशन पर ही होगा, क्योंकि वेबसाइट का लिंक नहीं है ना। एप्लीकेशन है आपकी तो एप्लीकेशन पर ही रन करिए। हाँ, चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि जो है जैसे मान लेते हैं एक टोकरी है, उसमें बहुत सारा फल रखा है ना। हर तरह के फल एक साथ रखे हुए हैं। अब इस फल को हमें बांटना है, इस फल को हमें बेचना है, इस टोकरी के फल को बेचना है, तो हमें दिक्कत होगी। अब हमने क्या किया, इस टोकरी के फल को हमने अलग अलग हिस्सों में बांट लिया, कि सेब को हमने अलग कर लिया, केले को हमने अलग कर लिया, अनार को हमने अलग कर लिया, पपीते को हमने अलग कर लिया, अलग अलग तरह के फल अलग कर लिए। फिर वो जो अलग तरीके के फल हैं, उन फल में भी हमने डिवाइड कर लिया कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी का सेब है, जो 200 रुपये किलो बिकेगा, उसको हमने अलग रख दिया। जो थोड़ी कम छोटा सेब है, उससे 150 रुपये किलो बिकेगा, उसको हमने छोटा अलग कर दिया। 100 रुपये वाला अलग कर दिया, 50-60 रुपये वाला अलग कर दिया। अब ये सेब जो है अलग अलग तरीके के मार्केट में जाएंगे। जो 200 रुपये वाला सेब है, हो सकता है शोरूम में जाके बड़े जो है शॉपिंग मॉल के अंदर, है ना, बड़ी दुकानों के अंदर वो सेब आपको बिकता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि उस सेब के कस्टमर ज़्यादातर उन बड़ी दुकानों पर आएंगे। वहीं 50-60 रुपये वाला सेब है, उसको हमने कहीं भी रेडी पर ठेले पर जो है बिकने दिया, क्योंकि वहाँ पर एक आम आदमी है, गरीब आदमी, वो 50-60 रुपये का सेब खरीद के खा लेगा। 150 रुपये वाला मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए तो उसको हमने कहीं और जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कहने का मतलब, बाजार को अगर कई अलग अलग सेगमेंट्स पर सोच करके प्रोडक्ट डिवीजन, मार्केट डिवीजन अगर आप करेंगे, तो प्रोडक्ट को डिवाइड करिए और मार्केट को आप अपने पहचानिए, तो आपको जो है प्रोडक्ट को बेचने में, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में हमेशा आपको आसानी देखने को मिलेगी। तो वही बातें यहाँ पर कुछ लिखी है, देखते हैं क्या है। तो मार्केट सेगमेंटेशन विभिन्न विशेषताओं के आधार पर संभावित ग्राहकों के बाजार को समूह या खंडों में विभाजित करने की प्रक्रिया है ना। बनाए गए सेगमेंट उन उपभोक्ताओं से बने होते हैं जो विपणन रणनीतियों के प्रति समान प्रक्रिया देंगे और जो समान हितों, जरूरतों, स्थानों जैसे लक्ष्यों को साझा करते हैं। तो ये जो हम डिवीजन है, कई बेसिस पर कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल डिवीजन हो सकता है, अलग अलग एरिया के आधार पर हम बांट सकते हैं। ये आपका जो है डेमोग्राफिक डिवीजन हो सकता है, मतलब जनगांगीकरण के आधार पर विभाजन हो सकता है, जिसमें किसी का जेंडर क्या है ना, एज कितनी है, आयु कितनी है, महिला है, पुरुष है, उसके हिसाब से हम जो है मार्केट को अपने
डिवाइड कर सकते हैं। महिलाओं के लिए जो रणनीति अपनाई जाएगी मार्केटिंग की, वो सेम रणनीति पुरुषों के लिए होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो महिलाओं के लिए आपका अलग सेगमेंट है, उसमें भी 50 के एज की, मतलब ज़्यादा एज की महिलाएं, उनके लिए अलग तरीका होगा, कम एज की महिलाएं उनके लिए अलग तरीका होगा, ठीक है। तो वो सब आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और आपको ऐसा सेगमेंट बांटना है जो एक तरह की चीज़ें, एक तरह के लोग जो एक तरीके से रिएक्ट करें। मतलब सेब है तो सेब को सेब की कैटेगरी में डाल दिया, केले हैं तो केले को केले की कैटेगरी में डाल दिया। अब उस केस में हमें बेचने जो है, हमें मार्केट करना आसान होगा, क्योंकि हम उस बंदे को मार्केट कर रहे होंगे जिसको केले चाहिए होगा या जिसको सेब चाहिए होगा, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। है ना। क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे वो अभी हम बात करेंगे। पहले तो जो सिलेबस का जो टॉपिक है, आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे इस पर फोकस करने से ज़्यादा, जो आपके सिलेबस के अंदर जो एक एक लाइन जो टॉपिक की लिख रखी है ना, वो एक एक लाइन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होगा तो क्वेश्चन अगर दूसरी तरह से बनेगा तब भी आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ सैंपल क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे आगे चल के, बट अभी फिलहाल हम लोगों का फोकस है जो सिलेबस की जो एक एक लाइन है, वो सारी लाइनें आप अच्छे से कवर करिए, ठीक है। तो सिलेबस को थोड़ा सा आप देखकर पढ़ा करिए, है ना। सिलेबस को देखिए और सिलेबस में जो एक एक लाइनें लिखी हुई हैं, है ना, कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या होगा, मार्केट सेगमेंट क्या होगा, मार्केटिंग के फीचर क्या है, रूरल मार्केट का डिवीजन क्या है, तो सिलेबस के अंदर जो लाइनें लिखी हुई हैं, आई एम ओनली जस्ट फोकसिंग ऑन दोज लाइन्स, है ना। मैं केवल उसी लाइन पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, उन्हीं लाइंस पर बेसिस पर है। कुछ सैंपल क्वेश्चंस आई विल सर्च आउट, मैं कुछ सैंपल क्वेश्चन बना रहा हूँ, वो आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। बट द पॉइंट इज दैट, है ना, क्योंकि इससे पहले तो पेपर हुआ नहीं है रूरल मार्केटिंग का, मतलब आपके हरियाणा एसएससी या हरियाणा से रिलेटेड कोई पेपर में, तो यू डोंट हैव एनी प्रेडिक्शन कि वो क्या पूछेंगे। अब द थिंग दैट यू आर हैविंग विद इन योर पॉकेट, है ना, जो अब आपके पास जो सिलेबस है वो बेसिकली क्या है, वो आपके पास जो चीज़ है जिसको आप देखकर फोकस करके पढ़ेंगे, जो आपका सिलेबस है। सिलेबस पर आप अच्छे से फोकस रखिए। सिलेबस अगर आपको समझ में आ रहा है, टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो चीज़ें आप वहाँ पर धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। बाकी कुछ फैक्चुअल डेटास हैं कि कौन सा कंसेप्ट किस जो है वहाँ पर जो है किस जो है व्यक्ति ने दिया था, मैनेजमेंट के किस गुरु ने कौन सा कंसेप्ट दिया था, वो सब फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, वो हम एक साथ लिस्ट में नोट डाउन करके देख लेंगे, उसमें भी फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बस आप ये कोशिश करिए कि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि हाँ, मार्केट सेगमेंटेशन होता है तो वो क्या होता है, आपके दिमाग में बैठना चाहिए। कंज्यूमर बिहेवियर है तो वो क्या होता है, रूरल मार्केट में कैसा डिवीज़न होता है, तो आपको एक कंसेप्ट पता हो, है ना। आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। चलिए, तो मार्केट सेगमेंटेशंस को, मार्केटिंग अभियानों को निजीकृत करना आसान हो जाता है जब आपके पास बाजार सेगमेंटेशन होता है, मार्केट सेगमेंटेशन होता है। तो आपके पास अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि मार्केट को आप अच्छी तरीके से पहचान कर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आसान हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आप जिस चीज़ को मार्केट कर रहे हैं वो इसी स्पेसिफिक टाइप के कस्टमर के लिए है। जैसे आपने गूगल, फेसबुक वगैरह पर देखा होगा, है ना, या फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजोन वगैरह पर जो एड्स आते हैं वो बहुत ही टारगेट बेस्ड ऐड आते हैं। टारगेट बेस का मतलब क्या है, अगर मैंने शर्ट सर्च किया है फ्लिपकार्ट पर तो मेरे को अमेजोन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर या फिर यूट्यूब पर मेरे को शर्ट ही देखने को मिलेगी, उस पर शर्ट के ही ऐड आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने शर्ट सर्च किया है, तो ऐसे नहीं कि मेरे को जूते के ऐड आने लगेंगे, नहीं, वो शर्ट ही दिखाएंगे। तो कहने का मतलब है पर्पस और पर्सन स्पेसिफिक टारगेटिंग मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, कि किस व्यक्ति को क्या चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसके हिसाब से अगर आप मार्केट करते हैं सेगमेंट को डिवाइड करके, तो चीज़ें काफ़ी बेहतरीन तरीके से वहाँ पर काम करती हैं। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि मार्केट सेगमेंटेशन एक मार्केटिंग कंसेप्ट है जो एक समान स्वाद, मांग, पसंद के साथ उपभोक्ता सहित छोटे सबसेट के रूप में पूरे बाजार को विभाजित कर देता है। तो एक बड़ा मार्केट है, उस बड़े मार्केट को हमने कई छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, और उन छोटे छोटे हिस्सों को हम टारगेट करके अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। एक बाजार खंड एक बड़े बाजार के भीतर छोटी इकाई है जिसमें दिमाग वाले व्यक्ति शामिल होते हैं, है ना। दिमाग वाले व्यक्ति शामिल होते हैं मतलब जो अपना कंसेप्ट लगाकर वहाँ चीज़ों को बेचेंगे। एक बाजार खंड दूसरे बाजार खंड से पूरी तरीके से अलग होगा। एक बाजार खंड में एक व्यक्ति शामिल है जो एक ही तर्ज पर सोचते हैं और एक ही समान तरीके से रखते हैं, है ना। तो जैसे मैंने कहा 60 रुपए किलो वाला सेब अगर मैं बेच रहा हूँ तो वो ऐसे मार्केट को टारगेट किया जाएगा जहाँ पर जनरली जो है कम पैसे वाले लोग या निम्न आय वर्ग वाले लोग या फिर सस्ते जो है चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, वो ऐसे मार्केट में वो जाके बिकेगा, है ना। एक ही खंड के व्यक्ति बाजार में उतार चढ़ा के समान तरीके से प्रक्रिया करते हैं, तो अगर उस एरिया में सेब का दाम महंगा होगा, सस्ता होगा, तो
उनका रिएक्शन भी सेम तरीके से होगा कि सेब वो ज़्यादा खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, उन सबका चीज़ें जो है होगा। कहते हैं ना, हर चीज़ बाजार में बिकती है, द पॉइंट इज़ दैट उसको बेचने वाला आना चाहिए, उसको बेचने वाला चाहिए। तो आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट सेगमेंट में, अलग अलग सेगमेंट में चीज़ों को कर करके बेचते हैं, वो चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हुए आपको देखने को मिलती है। सो दैट इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, देखिए आई थिंक ये बातें भी सभी को समझ में आ गई हैं। इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, पूछिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे बाजार मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस, बाजार विभाजन का आधार। अब बाजार विभाजन का आधार क्या होगा, किस बेसिस पर हम मार्केट को डिवाइड करेंगे। तो अब हम लोग पहले मेजर कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि किन किन आधारों पर बाजारों को बांटा जा सकता है, कौन कौन से बेसिस है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन, है ना, इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे बाजार को विभाजित किया जा सकता है, मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है, मार्केट का सेगमेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो हमारे पास जवाब होगा, चलिए देखते हैं। पहले इंग्लिश में समझते हैं, फिर हिंदी में इसके पॉइंट्स हम देख लेंगे। बाजार को जनरली अगर हम जो है क्लासिक मेथोडोलॉजी से देखें, क्लासिक तरीके से देखें, अभी मैं ग्रामीण क्षेत्र में आगे चल के इसमें ऐड करूंगा, तो ग्रामीण वाला हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम एक जनरल तरीके से देखते हैं मार्केटिंग में कि बाजार को किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, बाजार को विभाजित करने के हमारे क्या विभिन्न हिस्से या क्या विभिन्न तरीके होंगे। तो मार्केट सेगमेंटेशन में यहाँ पर चित्र देखिए, यहाँ पर आपको चित्र से फोकस से आपको ज़्यादा समझ में आएगा इन फिगर से। तो पहला हमारे पास यहाँ पर सेगमेंट है जिसको हम लोग डेमोग्राफिक जो है सेगमेंटेशन कहते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, डेमोग्राफिक का मतलब हो गया जनांगीकरण। डेमोग्राफिक ट्रेंड बेसिकली क्या होता है, साइंटिफिक आधार पर, है ना, जनसंख्या का अध्ययन करना, है ना। तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, किस उम्र के लोगों को हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनकी एज कितनी है, वो मेल है फीमेल है, फैमिली का आकार कितना है, फैमिली का साइज कितना है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, कितना पैसा लोग खर्च कर सकते हैं, पेइंग कैपेसिटी कितनी होगी, है ना, इन सब, उनका टेस्ट क्या हो सकता है, इन सब आधारों पर जब हम डिवीजन करते हैं तो उसको हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। मतलब जनसंख्या के आधार पर, परिवार के साइज के आधार पर, आयु के आधार पर, पुरुष है महिला है ना, जेंडर के बेसिस पर, है ना, फैमिली साइज के बेसिस पर, है ना, फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं उनके बेसिस पर। तो अगर हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो इसको हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। डेमोग्राफिक मतलब इसको जनगांगीकरण जो है सेगमेंटेशन कहते हैं, जिसमें जो है ना, जेंडर बेसिस पर या अदर बेसिस पर हम डिवीजन करते हैं। ठीक, दूसरा है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन है मतलब लोकेशन के आधार पर, है ना, जगह के आधार पर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो प्रोडक्ट जो है, जहां प्रोडक्ट भी लोकेशन वाइज बहुत ज़्यादा बिकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आप देखें, मान लेते हैं मैं डोसे की बात करता हूं, है ना। डोसा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डोसे के लिए अगर आपको मार्केटिंग करनी हो, फॉर एग्जांपल डोसे के लिए अगर आपको मार्केटिंग करनी हो किसी कंपनी को अच्छे तरीके से, तो डोसे की कंपनी जो रेडीमेड डोसे का बैटर बना के तैयार करती है, मतलब जो उसके घोल वगैरह रेडीमेड पैकेट में बना के तैयार करती है, ये कंपनी कहाँ पर, किस जगह पर ज़्यादा ऐड करना चाहेगी, जहाँ कहाँ ज़्यादा ऐड करके उसको फ़ायदा होगा। तो अगर मैं एग्जांपल दूँ, उसको हरियाणा में या यूपी में ज़्यादा ऐड करने से फ़ायदा होगा डोसे का, या फिर उसको जो है साउथ इंडिया में, है ना, दक्षिणी भारत में अगर हम देखें तो साउथ इंडिया में ज़्यादा जो है जो ऐड करने से उसको फ़ायदा होगा, है ना, है ना। तो आपको पता है साउथ के रीजन में लोग जो साउथ इंडियन डिश है वो ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, डोसा है, उत्पम है, या इस तरह की चीज़ें जो है, इडली वगैरह है, ये वहाँ के लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो ये कंपनी जो है क्या कोशिश करेगी कि हम हरियाणा, यूपी या फिर इधर एमपी, राजस्थान, इस एरिया में ज़्यादा ऐड ना करके हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा एडवर्टाइज करेंगे कहाँ पर, साउथ इंडिया के रीजन में, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पर, है ना, अगर नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है रोटी से जुड़े हुए प्रोडक्ट, आटे से जुड़े हुए प्रोडक्ट, थोड़े से ऑयली प्रोडक्ट, स्पाइसी प्रोडक्ट, मसाले वाले प्रोडक्ट लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, है ना। तो छोले भटूरे है, बढ़िया नमकीन है, इस तरह की चीज़ें अगर आपको बेचते हुए कोई बंदा देखने को मिलेगा तो नॉर्थ इंडिया में उसकी मार्केट ज़्यादा होगी, नॉर्थ इंडिया में उसकी ज़्यादा सेल होगी, साउथ इंडिया में उसकी कम सेल होगी।
तो हर तरीके के प्रोडक्ट के लिए एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया भी आपको देखने को मिलता है। हो सकता है आपके एरिया में कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकता हो, आप मेरे एरिया में आ जाएंगे तो नहीं बिकेगा, या मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता हो, आपके एरिया में जाकर मैं बेचूं तो नहीं बिकेगा। तो ये जो ज्योग्राफिकल सेगमेंट होता है, भौगोलिक आधार पर भी आप क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। ज्योग्राफिकल लेवल पर भी सेगमेंटेशन होता है, और ज्योग्राफिकल लेवल सेगमेंटेशन करने पर आपका मार्केटिंग बहुत आसान हो जाता है। सोचिए अगर मैंने बाजार का विभाजन ना किया होता और मैं डायरेक्ट ऐड करा दूं पूरे इंडिया में, तो पूरे इंडिया में ऐड कराने का फायदा क्या है? जब से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट अपना साउथ इंडिया में बिकना है, तो बाकी के इंडिया में हम ऐड करा भी देंगे तो जितना हमारा ऐड पर खर्चा आएगा उतना हमारा रिटर्न बनेगा नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? इस तरीके से आप किसी भी सेगमेंट के एग्जाम्पल को ले सकते हैं, है ना। जैसे कुर्ते पैजामे की अगर मैं बात करूँ, तो कुर्ता पैजामा आपको हरियाणा पंजाब के रीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता हुआ देखने को मिल जाएगा, है ना। स्पेशली पंजाब के रीजन में अगर देखें, हरियाणा में भी पॉपुलर है, तो आपको बहुत बिकता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब आप उसी को जो है पता चला, अब उसी चीज़ को आप केरला में ले जाके बहुत बेचने की कोशिश करें, या फिर जम्मू कश्मीर में जाके बेचने की कोशिश करें, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का पहनावा, वहाँ का रहन सहन का तरीका अलग है, वहाँ हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। या वहाँ जो प्रोडक्ट बिकता है वो हमारे एरिया में आके आप बेचने की कोशिश करोगे, नहीं बिकेगा। तो इसीलिए ज्योग्राफी के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम लोग भौगोलिक आधार पर विभाजन कहते हैं, ठीक। अगला है हमारे पास साइकोग्राफिक या फिर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसको हम लोग कहते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनोवैज्ञानिक आधार पर विभाजन करना। मनोवैज्ञानिक आधार पर विभाजन करना मतलब ह्यूमन की साइकोलॉजी कैसी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, युवा को अगर आप देखेंगे, यूथ है ना, जो युवाओं को अगर आपको प्रोडक्ट बेचना हो, तो युवाओं को प्रोडक्ट बेचते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है, सस्ता और अफोर्डेबल प्रोडक्ट। सस्ता और अफोर्डेबल प्रोडक्ट बेचा जाए तो युवाओं में वो प्रोडक्ट बहुत फटाफट पॉपुलर हो जाएगा। महंगा बेचने की कोशिश करेंगे, नहीं बिकेगा, क्योंकि जो बच्चा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है या स्कूल में है अभी, या अभी जस्ट कॉलेज से पास हुआ है, उसको अगर आप बहुत महंगा सामान देने की कोशिश करेंगे तो नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसको घर से पैसे लेके खरीदने हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखा बोट कंपनी ने। बोट ने अगर आपको देखा हो तो बोट ने सस्ते प्रोडक्ट, है ना, जो आपके स्मार्ट वॉचेस हैं या अच्छे स्पीकर हैं क्वालिटी के, तो आप बढ़िया किसी कंपनी का लेंगे तो आपको 8-10 हज़ार का मान लेते हैं वॉच मिल रहा है, या घड़ी मिल रही, स्मार्ट वॉच मिल रही है, या स्पीकर मिल रहा है। बोट ने युवाओं को टारगेट करते हुए उसी तरह के लगभग सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट, उतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी कम क्वालिटी में थोड़ी सी सस्ती क्वालिटी का, सस्ते दाम में अच्छे तरीके से मार्केट करके अगले बंदे ने बेच दिया। तो बोट कंपनी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मतलब उसने वही प्रोडक्ट, जो है 10,000 की घड़ी आ रही है, उसी तरह की घड़ी 2-2.5-3 हज़ार रुपये में निकाल दी। तो उसने जो है लोगों की साइकोलॉजी से खेला, मतलब लोगों की मानसिकता से खेला कि लोगों की मानसिकता क्या है यार, 2-2.5 हज़ार तक की घड़ी खरीद लेते हैं, काम चलना चाहिए बढ़िया, और अपने खरीद लेंगे, कौन 15-20 हज़ार रुपये डाले। तो उसने जो क्या किया, उस टारगेट को किया। जो आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप किस तरीके से सोचते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके आधार पर भी मार्केट को डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, है ना, कि आप शॉपिंग मॉल में गए तो सबसे पहले महिलाओं के सामान आपको रखे हुए देखने को मिलते हैं, बच्चों के सामान रखे हुए देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को अगर आपने इस दुकान के अंदर रोक लिया तो अगले के हस्बैंड की हिम्मत ही नहीं है कि वो सामान ना खरीदे, तो वो तो सामान खरीद के जाएगा। और हस्बैंड का सामान कहाँ है? ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पर रखा हुआ है, जहाँ वो सबसे बाद में जाता है। तो सबसे पहले नीचे ही उसको लूटना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीके, बच्चों के सामान, छोटे बच्चों के सामान, खिलौने हैं, उनको आगे दुकान लगा के बेचने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप रुकेंगे, बच्चा जिद करेगा, वो फंस जाएगा और उसको खरीदना पड़ेगा, ठीक। तो ये साइकोलॉजी है ना, जो आप सोचते कैसा है उसके आधार पर भी ये काम होता है। अगला है बिहेवियरल सेगमेंट। बिहेवियरल सेगमेंट और साइकोग्राफिक लगभग दोनों सेम तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। चूंकि हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर पूरा का पूरा पढ़ा ही है, तो आपको पता है ना, आपके व्यवहार के हिसाब से भी सेगमेंटेशन हम कर सकते हैं कि लोग व्यवहार किस तरीके से करेंगे। कुछ लोग इम्पल्सिंग बाइंग करते हैं। इम्पल्सिंग बाइंग का करते हैं, अंतःकरण से आवाज आई कि यार इसको खरीद लेते हैं, चलो प्रोडक्ट खरीद लिया। मतलब रैंडम प्रोडक्ट खरीदते हैं, रैंडम शॉपिंग कर लेते हैं, चलो यार इसको खरीद लेते हैं, ये कि ले लिया वो ले लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, पर्सन बेसिस पर, उद्देश्य के आधार पर जो है शॉपिंग करते हैं। मतलब उनको जो सामान चाहिए होगा, है ना, उनको पता है कि यार हाँ ये सामान अपने को चाहिए और इस सामान की अपने को ज़रूरत है, तो वो उसी सामान को खरीदेंगे। तो उसके आधार पर भी विभाजन होते हुए देखने को मिलेगा। कोई कह रहा है सर इसीलिए हम सभी के पास बोट के ईयरबड्स हैं। नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बोट ने बहुत अच्छे तरीके से अपने को मार्केट किया, है ना, ठीक है। तो
ये आपको देखने को मिला। तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट, है ना। चलिए उसी चीज को यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, चलिए इसको देखते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया जियोग्राफी के आधार पर, तो जियोग्राफिक या भौगोलिक कंडीशन के आधार पर अगर आप देखें तो क्षेत्र हो गया, आप किस कंट्री में है, साइज कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, क्लाइमेट कैसा है, जेंडर क्या है ना। तो जियोग्राफिक मतलब भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखा, जेंडर नहीं, भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखा कि आप किस तरीके, किस एरिया में रहते हैं, किस तरह का आपका पर्यावरण है, किस तरह का आपका इन्वायरमेंट है। अब जम्मू कश्मीर में जाके तुम कोल्ड ड्रिंक ऐड करा रहे हो तो क्या फ़ायदा, वो तो ऐसे ही बर्फ़ दिन भर जमे रहते हैं, वो बेचारे ठंडे रहते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या लगता है, वहाँ एसी का ऐड कराओगे, स्पेसिकली वहाँ के लोगों के मोबाइल में एसी का ऐड आएगा, जम्मू कश्मीर में जो रह रहे हैं, है ना, या शिमला मनाली में जो रह रहे हैं उनके पास एसी का ऐड आएगा तो क्या एसी खरीदेंगे क्या? अरे मनाली से तो पंखे लोगों के घर में लगना बंद हो जाते हैं। आप मनाली में जाइए, मनाली से आगे निकलिए, है ना, तो लोगों के घर में आपको रेयरली पंखा देखने को मिलता है, तो पंखे लोग जनरली वहाँ लगाते ही नहीं है। तो ये भी आपको केस देखने को मिलता है, ठीक। तो वहाँ अगर उनको ऐड दिखाओगे आप तो उनके से क्या फ़ायदा होगा, उनका वो थोड़ी चलेगा, वहाँ पर आपका एसी बिकेगा ही नहीं। अगला है डेमोग्राफिक आधार पर। डेमोग्राफिक मतलब जनगांगीकरण के आधार पर अगर आप देखें डेमोग्राफी कैसी है, जैसे एज कितना है, वहाँ पर आयु कितनी है, जेंडर क्या है, फैमिली साइज कितना, फैमिली की लाइफ साइकिल कितना, फैमिली की आय कितना है, फैमिली करती क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, रेस क्या है ना, है ना, वंश क्या है ना, नेशनैलिटी क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, इनके आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड करने के लिए काम कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर हम देखें साइकोग्राफिक तरीका, सोशल आपका क्लास कैसा, आपका जीवन स्तर कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप किस व्यक्तित्व के लोग हैं, उसके आधार पर हम मार्केट अपना डिवाइड कर सकते हैं। और बिहेवियर के हिसाब से अगर आप देखें, आप परचेज अकेजनली, आप कभी कभार शॉपिंग करते हैं, बेनिफिट शॉट, आपको डिस्काउंट मिल जाए, आप फ़ायदा देखते हैं तब तुरंत शॉपिंग कर लेते हैं, आपका स्टेटस क्या है, आपका कितनी बार आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, कितने समय तक रखते हैं। कुछ लोग कपड़े खरीदते हैं 2 4 5 साल पहनते हैं, कुछ लोग 6 महीने बाद बदल देते हैं, तो डिपेंड करता है। लॉयल्टी स्टेटस क्या है कि आप किसी ब्रांड को कितनी बार रिपीट करते हैं, क्या आप कस्टमर ऐसे हैं जो एक प्रोडक्ट आप खरीदा और आपको अच्छा लगा तो उस प्रोडक्ट को बार बार खरीदते रहते हैं। रेडीनेस स्टेट कितना, आप कितना तैयार रहते हैं सामान को खरीदने के लिए, और एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। तो इन सभी आधारों पर डिवीजन करके आपको मार्केट के सेगमेंटेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक बार ये सारे पॉइंट्स सभी को क्लियर हैं, फिर आगे मैं बढ़ूँ। देखिए क्लियर है सभी को, आई थिंक ये दिख रहा है सभी को, जस्ट अ सेकेंड देखिए। शॉर्ट नोट्स चाहे तो आपको शॉर्ट नोट्स साइड में लिखते चल सकते हैं, है ना, ताकि आपको भी लगे कि क्लास अटेंड कर रहे हैं। चलिए तो ये इतनी बातें हमें क्लियर है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। वही चीज़ फिर हिंदी में दे रखी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन इन द हिंदी, सेम पॉइंट है ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जेंडर बेसिस पर पुरुष है, महिला है, पुरुष और महिलाओं की प्राथमिकता अलग अलग होती है, तो जेंडर बेसिस पर आप डिवाइड कर सकते हैं, वही चीज़ें यहाँ पर डिटेल में मेंशन है। आयु वर्ग के हिसाब पर 0 से 10 वर्ष के बच्चे हैं तो उनके खिलौने, उनके कपड़े, उनका सामान अलग अलग तरीके का होगा। 10 से 20 वर्ष का बच्चा तो उसके खिलौने, उसके कपड़े, उसकी किताबें, स्कूल का सामान अलग तरीके के प्रोडक्ट होंगे, आपका मार्केट सेगमेंट आपको पता है। 20 से उससे अधिक उम्र के लोग हैं तो उनका सामान, है ना, कपड़े, तरीके, पहनावा,
जो भी पेपर है, पेम्पलेट है, सब ऐड है, उनके लिए अलग तरीके का होगा। तो सेगमेंट आपको पता होना चाहिए। आपका सेगमेंट अगर नहीं क्लियर है तो आप प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से नहीं बेच सकते। आप इनकम बेसिस पर, इनकम क्लास बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, कि अपर क्लास के लिए प्रोडक्ट है, मिडिल इनकम ग्रुप प्रोडक्ट है, लोअर इनकम ग्रुप प्रोडक्ट के लिए है ना, तो उच्च वर्ग के लिए है, निम्न वर्ग के लिए, मध्यम वर्गीय प्रोडक्ट है। तो उस हिसाब से आप अपने मार्केट को टारगेट करेंगे। आप एरिया टारगेट करेंगे कि हाँ, इस तरीके के एरिया में इस तरीके के लोग रहते हैं, तो इस तरह का प्रोडक्ट हम यहाँ पर बेचने के लिए काम कर सकते हैं। तो वो भी आपको देखने को मिलता है। ठीक। अगला है वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो बैचलर लोग हैं उनको कोई भी प्रोडक्ट आसानी से चिपकाना, उनको प्रोडक्ट बेचना आसान होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी कम रहती है, अभी कमा रहे हैं तो खर्चा करना है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, घर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो आपके खर्चे भी उसी हिसाब से लिमिटेड हो जाते हैं। तब आप अपने ऊपर खर्चे करने की बजाय अपने फैमिली पर खर्चा करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो वो भी एक कारण होता है कि आपको देखना है कि मैरिटल स्टेटस वगैरह क्या चल रहा है, वैवाहिक स्थिति वगैरह क्या चल रही है, तो ये भी आप देखते हैं। साथ ही साथ दूसरा, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन कौन सा कैसा है। जैसे अगर आप स्कूल के सामने देखें, स्कूल के सामने अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो स्कूल के आइटम्स बेचेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा जल्दी बिक जाएगा। मतलब आप एरिया ऑफ लोकेशन कैसा है। आप किसी ऑफिस के सामने अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ऑफिस के सामने ऑफिस के प्रोडक्ट या ऑफिस से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी जल्दी बिक जाएंगी। तो आप व्यवसाय कैसा है, मार्केट कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल कॉलेज के छात्रों की तुलना में ऑफिस गोर्स की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। एक समुद्र तट शर्ट या कार्यकर्ता या टी शर्ट एक राशि चक्र की दुकान में कोई लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि वह विशेष रूप से पेशेवर को पूरा करता है ना। तो समुद्र तट पर आप घर या शर्ट वहाँ अगर कोई बेच रहा है तो शर्ट लोग लेंगे या इस तरह के प्रोडक्ट खरीदेंगे जहाँ पर उनको फ़ायदा होगा। बाकी हर तरीके के प्रोडक्ट आपको खरीदते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। तो वो भी क्या करता है, बिल्कुल मैटर करता है। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए, तो व्यवसाय बेसिस पर हमने देखा। ठीक। अब हम इसके बाद बात करते हैं स्ट्रैटेजीज ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन, है ना। अगर आपने जो अभी जो हम लोगों ने बात पढ़ी, हाँ, क्वेश्चन की हम आगे देख लेंगे, क्वेश्चन के आगे हम बात करेंगे, टाइम विल परमिट। चलिए, स्ट्रैटेजीज फॉर द मार्केट सेगमेंटेशन देखते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, मार्केट में रिसर्च करना है कि मार्केट में किस किस टाइप के प्रोडक्ट हैं, क्या आपको करना है। तो मार्केट में अनुसंधान या रिसर्च आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द सेगमेंट क्राइटेरिया। तो पहले आपने मार्केट रिसर्च कर ली, पहले तो आपको मार्केट में पता हो ना किस किस तरीके के लोग हैं, किस किस तरीके के कस्टमर हैं। तो मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च के बाद क्या करेंगे, आप सेगमेंटेशन करेंगे कि आप कौन कौन से सेगमेंट में बांट सकते हैं। अच्छा, ये आम वाले कस्टमर हो गए, केले वाले कस्टमर हो गए, सेब वाले कस्टमर हो गए। तो आपको सेगमेंट, जो विभाजीकरण है, जो आपको विभाजन करना है, उसको आप पहचानेंगे कि कहाँ पर आपको किस तरीके से विभाजन करना है। उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन आप तैयार कर लेंगे। तो पहले वहाँ पहचानेंगे, फिर अलग अलग मार्केट बांट देंगे, ये मार्केट है, ये मार्केट है, ये मार्केट है, इतना प्रतिशत अपना मार्केट है। फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे, डेवलपमेंट टारगेट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आप क्या करेंगे, फिर आप विकसित करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी और तरीके, टारगेट करेंगे कि कौन सा ये पर्टिकुलर हमारा सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हम ज़्यादा टारगेट करेंगे, इस सेगमेंट पर हम ज़्यादा ऐड में पैसा खर्च करेंगे, इस सेगमेंट में हम कम ऐड में पैसा खर्च करेंगे। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप सही तरीके से मार्केट को पहचान कर वहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और उसका डिवीज़न करते हैं। उसके बाद देखते हैं, इवेलुएट करते हैं हाउ वेल द सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी वर्क। उसके बाद सीधी सी बात है, जब आपने सब कुछ कर लिया उसके बाद परफॉर्मेंस चेक करते हैं। फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपने प्रोडक्ट, जैसे पहले तो क्या किया आपने, पहले मार्केट देखिए, सिंपल सा तरीका याद करिए। सबसे पहले हमने मार्केट में रिसर्च कर ली कि भाई किस किस तरीके के लोग हैं, किस किस तरीके का प्रोडक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम कितने सेगमेंट में बांट सकते हैं। फिर हम मार्केट को सेगमेंट में बांट दिया। फिर जो हमने सेगमेंट बांटा है उसको हम लोग मार्केटिंग की रणनीति बनाते हैं और मार्केटिंग के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसको काम कर दिया। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन का मतलब क्या हो गया, आप चेक करेंगे, आप ये देखेंगे कि यार हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं, जो मार्केट हमने वास्तव में बांटा है वो हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मार्केट सेगमेंट तो हमने बना दिए, लेकिन क्या वास्तव में हम उस सेगमेंट में प्रोडक्ट को बेच करके मुनाफा कमा पा रहे हैं कि नहीं, मार्केटिंग अच्छी हो पा रही है कि नहीं, एड्स अच्छे हो पा रहे हैं कि नहीं।
तो आप क्या करेंगे, वहां पर इवेल्युएशन करेंगे। तो इवेल्युएट हाउ वेल द सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी वर्क, आपकी सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी कितनी बेहतरीन तरीके से काम की है उसके बारे में भी आपको पता चलता है। तो ये जनरल एक स्ट्रैटेजीज है जो आपको देखने को मिलेगी मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर। जब हम मार्केट के डिवीजन की बात करते हैं, जब हम देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है या मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो मार्केट की परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको डिपेंड जो है देखने को मिलेगी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम इफेक्टिव सेगमेंटेशन के लिए हमारे पास क्या तरीका होगा, है ना। ये देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक बेहतरीन तरीके से इफेक्टिव सेगमेंटेशन के लिए हमारे पास क्या तरीका है या क्या रणनीति होगी, उसके बारे में बात करते हैं, जिससे हम बेहतरीन तरीके से बाजार का विभाजन कर सकें। पहला आपको ध्यान रखना है, मार्केट जो है मस्ट बी मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होना चाहिए आपका बाजार का जो सेगमेंट आप ऐसा बांटना है कि उसको मेजर कर सके, उसको नाप सके सही तरीके से। नापने का मतलब क्या हो गया कि हमारा कस्टमर बेस कितना बड़ा है। अगर हम इस प्रोडक्ट को बेचेंगे तो उसको 1000 लोग खरीदेंगे, 2000 लोगों का मार्केट है, 10,000 लोगों का मार्केट है, तो उसका प्रोडक्ट का जो साइज है, जो कस्टमर बेस है आपका, जो साइज है, उसका जो वॉल्यूम है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर साइज या वॉल्यूम आपको नहीं पता तो आप अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल भी बेचने के लिए सही तरीके से काम नहीं कर सकते। तो आपको जो है आपको साइज पता होना चाहिए, परचेसिंग पावर पता होनी चाहिए, है ना, और प्रोफाइल पता होनी चाहिए कि यहाँ पर किस तरीके के कस्टमर है और क्या क्या यहाँ पर होगा। तो मेजरेबल का मतलब एक उसका नापना या फिर उसके साइज को हम मेजर कर पाए मार्केट कितना बड़ा है। दूसरा इसमें देखने को मिलता है एक्सेसिबिलिटी या फिर एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या हो गया कि आपका प्रोडक्ट की उपलब्धता जो है, आपका प्रोडक्ट सभी तक उपलब्ध होना चाहिए, उसकी रीच अच्छी होनी चाहिए। आपने मार्केट सेगमेंट तो 5 बांट दिया, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो पता चला एक तक ही पहुंच रहा है, आपके पास सप्लायर ही नहीं है, दूसरी जगह प्रोडक्ट ही आप नहीं पहुंचा पा रहे हो। तो ऐसा सेगमेंट बनाने का क्या फायदा। तो आप सेगमेंटेशन उतने ही करिए जहां पर आप सही तरीके से सभी के सभी सेगमेंट को कैटर कर सकें, सभी के सभी सेगमेंट का ध्यान रख सकें और वहां पर प्रोडक्ट को सही तरीके से पहुंचा सकें, प्रोडक्ट की उपलब्धता हो, प्रोडक्ट की सर्विस हो। सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ड्यूरेबल होते हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, उसमें टाइम टू टाइम सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक बार तो प्रोडक्ट बेच दें, लेकिन अगर आप घटिया सर्विस देंगे, सर्विस आपकी अच्छी नहीं होगी, तो दोबारा आपको कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, आपके प्रोडक्ट को मना कर देगा। जैसे आपने इंटरनेट का कनेक्शन लगवाया, तो शुरुआत में मान लेते हैं एयरटेल वालों ने या जियो वालों ने आपको बढ़िया ऑफर दे करके आपके यहाँ कनेक्शन तो लगवा दिया, लेकिन उसके बाद आपके घर में इंटरनेट में कोई दिक्कत आती है और आप फ़ोन मिलाते रहते हो कि 4 बार कि भाई सही कर जा, क्या कर रहा है, कहाँ है, अगले का पता ही नहीं है। तो ऐसा प्रोडक्ट आप ज़्यादा दिन रखोगे नहीं, आप अगले दिन कहोगे भाई अपना कनेक्शन निकाल के ले जा, मैं दूसरा लगवा रहा। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब हो गया आपका जो सेगमेंट है वो कैन बी इफेक्टिवली रीच्ड एंड सर्व। आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो सेगमेंट आपने बांटा है, वो सेगमेंट आपकी पहुंच में होना चाहिए, आपकी रीच में होना चाहिए। आपने मार्केट सेगमेंट में साउथ का तो मार्केट बांट लिया है कि एक साउथ के मार्केट में प्रोडक्ट बेचेंगे, लेकिन आप नॉर्थ इंडिया में अपनी सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हो, वहाँ साउथ इंडिया में प्रोडक्ट बेचने की बात कर रहे हो, तो वहाँ कैसे आप जाके बेचोगे। तो साउथ में आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, तो दिक्कत होगी। अगला, मार्केट आपका जो सेगमेंट है वो सब्सटेंशियल होना चाहिए। सब्सटेंशियल का मतलब हो गया उसमें स्केलेबिलिटी होनी चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी सेब बांट रहा था, है ना, सेब को मैंने बांटा था, तो 200 रुपये वाला सेब था, 150 वाला था, है ना, 100 रुपये वाला सेब था और सब 50-60 रुपये वाला सेब था। मैंने जब सेब को बांटा तो मैंने 200 रुपये वाले सेब का भी एक सेगमेंट, एक हिस्सा बना दिया था कि यार 200 रुपये वाले कस्टमर होंगे, लेकिन पता चला 200 रुपये वाले सेब के मेरे पास 2 ही सेब थे। अब आपको क्या लगता है 2 सेब का मैं एक सेगमेंट बना के वहां प्रोडक्ट बेच पाऊंगा क्या? नहीं, इसमें इसके स्केलेबिलिटी नहीं है। आज 2 को बेचूंगा, कल 2 और बेच दूंगा, बस इससे ज्यादा मेरे पास सेब है ही नहीं, तो मैं बेच ही नहीं पाऊंगा। मेरे पास जो 150 वाले सेब हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो ये कस्टमर के लिए मेरे पास स्केलेबिलिटी है कि ये कस्टमर बेस मेरा बड़ा है और मेरे पास प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा हैं और मैं ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से सप्लाई भी कर सकता हूँ, प्रोडक्ट बेच भी सकता हूँ। तो कभी भी जब आप किसी भी बिजनेस को करते हैं तो बिजनेस के अंदर आपको स्केलेबिलिटी जरूर देखने को मिलती है, मतलब बिजनेस आप कितने बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं एक समय तक आप बढ़ाएंगे तो बिजनेस बड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद उस बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा या वहां पर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। तो द बिजनेस मस्ट बी अ सब्सटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, आपका बिजनेस इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी हो। तो सेगमेंट आर लार्ज
और प्रॉफिटेबल इनफ टू सर्व, है ना। आपका बिजनेस सेगमेंट बड़ा होना चाहिए और प्रॉफिटेबल होना चाहिए कंपनी के लिए। नहीं तो मार्केट सेगमेंट का बांटने का मतलब क्या हुआ? बाजार जो है हम वितरण इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अच्छे तरीके से मार्केट कर सकें, एडवर्टाइज कर सकें, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बना सकें, है ना, प्रॉफिट बना सकें। पर अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर फायदा क्या? अगला है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब आप अलग अलग तरीके से उसको डिफरेंशिएट कर सकें, अलग कर सकें। तो सेगमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, अलग अलग मार्केट के मिक्स एलिमेंट उसको डिवाइड कर सकें। और सबसे लास्ट चीज, एक्शनेबल होना चाहिए। एक्शनेबल का मतलब क्या होगा कि आपने जो मार्केट बनाया है उस पर हम काम कर सकें। ऐसा तो नहीं आप हवा में आपने 50 सेगमेंट बांट दिया लेकिन हम उस पर एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। तो कई बार हम लोग भी जिंदगी में क्या करते हैं, ख्याली प्लाव या प्लान तो बहुत सारे बनाते हैं कि कल से गुरुजी 15 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे हिस्ट्री, 4 घंटे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, रूरल मार्केटिंग, सब 4-4, 6-6 घंटे पढ़ेंगे। तो आपके पास जो है स्ट्रैटेजी तो बहुत है, प्लान बहुत है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, आप उसको लागू नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे प्लान्स का क्या फायदा जिन पर आप एक्शनेबल ही ना हो? जो एक्शनेबल ही ना हो मतलब जिन पर आप काम ही ना कर पाओ। कौन कह रहा है आपसे 20 घंटे पढ़ना? आप 10 ही घंटे का प्लान बनाइए अच्छे से, जो चीज़ को आप प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें। तो एग्जीक्यूशन और एक्सेशन एक्स जो है एक्सेसिबिलिटी जो है, आपका एक्शनेबल जो प्लान है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक, तो एक्शनेबल का मतलब क्या हो गया? इफेक्टिव प्रोग्राम कैन डिजाइन टू अट्रैक्ट एंड सर्व द सेगमेंटेशन। तो आप सही तरीके से इफेक्टिव प्रोग्राम बनाइए जिसको आप क्या कर सके, लागू कर सकें। ओके, एक मिनट में बताता हूँ। सब्सटेंशियल का मतलब होता है इन लार्ज, बड़ा, है ना, या विभिन्न। सब्सटेंशियल मतलब बड़ा या लार्ज, विभिन्न, है ना। तो आप लार्ज सेगमेंट में मार्केट को काम कर पाए। डिफरेंशियल मतलब विभिन्न, एक्शन मतलब जिस पर काम कर सके, एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच, मेजरेबल मतलब नाप सकें उसको। ठीक, तो सब्सटेंशियल को कहते हैं इन लार्ज साइज। इन लार्ज साइज का मतलब बड़े लेवल पर आपकी पहुंच होनी चाहिए, है ना। कहते हैं सब्सटेंसिबिलिटी जो है, सब्सटेंशियल जो है वो आपके लिए काम होना चाहिए। ठीक है, तो सब्सटेंशियलिटी की यहाँ पर बात होती है। देखिए इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वही पॉइंट यहाँ पर फिर से दे रखा है ना, सो दैट इन द बेटर वे। तो मेजरेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, सब्सटेंशियल होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए और एक्शनेबल होना चाहिए। तो वही पॉइंट यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेंगे, है ना। तो चलिए, तो अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर मार्केटिंग रणनीति। 3 तरीके की हम जनरली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर मार्केटिंग रणनीति जो है या विपणन रणनीति बनाते हुए आपको देखने को मिलते हैं। 3 जनरली तरीके होते हैं। पहला होता है अनडिफरेंशिएटेड मार्केट, दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट, तीसरा है डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी। तीनों क्या है, बहुत आसान भाषा में बिल्कुल समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला है अनडिफरेंशिएटेड मार्केट। अनडिफरेंशिएटेड मतलब बिना विभाजन किए हुए, है ना। अनडिफरेंशिएटेड मार्केट मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विभाजन किए हुए हम बाजार को सामान बेचने की कोशिश करें। इसमें क्या होता है, आप पूरा का पूरा जो इंटायर मार्केट है, पूरे मार्केट को एक बाजार मानकर अपना सामान बेचते हैं। आपको अलग अलग तरीके के सेगमेंट बनाने की या विभाजन करने की कोई भी जरूरत नहीं होती और आप पूरे मार्केट को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
सिगरेट बनाने वाली कंपनियां जो है बहुत सारी हैं, लेकिन वो सभी की सभी कंपनियां सिगरेट को एक ही तरीके से ऐड करती हैं, है ना, कि वाइट पेपर में रैप किया हुआ आपको देखने को मिलेगा, और सिगरेट का ऐड इनडायरेक्ट तरीके से आपको सभी कंपनियां करते हुए देखने को मिलेंगी। उनके लिए अलग तरीके का कस्टमर नहीं डिवाइडेड है कि यार ये वाला सिगरेट इस तरह का बंदा खरीदेगा, ये वाला सिगरेट इस तरह का बंदा खरीदेगा, नहीं, उसने बस सिगरेट का ऐड किया। अब आप किसी भी तरह का सिगरेट खरीदो, उससे कोई मतलब नहीं, है ना। जो अल्कोहल वाली कंपनी है ना, जो ड्रिंक्स बेचने वाली कंपनी, पहले तो अल्कोहल के नाम से वो ड्रिंक बेच नहीं सकते, है ना, दारू के नाम से, अल्कोहल के नाम से वो ड्रिंक बेच नहीं सकते, शराब वगैरह वो बेच नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के नाम से सामान बेचते हैं, है ना। जैसे आपने देखा किंगफिशर का ऐड आता तो किंगफिशर के पानी का वो ऐड दिखाते हैं, है ना। तो किसी भी ऐसे ब्रांड का अगर आप देखें तो वो पानी का ऐड दिखाते हैं, है ना, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का ऐड दिखाएंगे, ठीक है, तो वो ऐड दिखाते हैं। इसी तरह से गुटखे की जितनी भी कंपनियां देती हैं, तो गुटखे की उनकी कई सारे वैरायटी आती है, लेकिन सभी जो है एक ही तरह का गुटखा सिल्वर कोटेड इलायची आपको बेचते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने मार्केट के सेगमेंट नहीं डिवाइड कर रखे हैं। तो बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट डायरेक्ट तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अमूल की कंपनी को दूध बेचना है, तो अमूल की कंपनी को दूध बेचना है तो वो डायरेक्ट जो है दूध का सप्लाई करती है, उसमें बहुत अलग अलग तरीके से सेगमेंट को ऐड नहीं करना है ना, क्योंकि दूध एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको सब जनरली कंज्यूम करते हैं। अगला हो सकता है आपका फोकस मार्केट, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट का मतलब हो गया, आप किसी बड़े मार्केट के छोटे सेगमेंट को केवल फोकस करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को अगर आप देखें तो वो केवल बेबी प्रोडक्ट्स में डील करती है, छोटे बच्चों के केवल प्रोडक्ट बनाती है, और उससे कोई किसी प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे का अगर वो प्रोडक्ट बनाती है तो छोटे बच्चे के लगभग सभी तरीके के प्रोडक्ट्स को वो बना के देती है ना। तो वो उसका पाउडर भी देगी, उसका शैम्पू भी देगी, उसका टूथपेस्ट भी देगी, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, ऑयल भी देगी, सब कुछ। तो वो क्या कर रही है, कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी में आप एक छोटे सेगमेंट को टारगेट करते हो और आपका पूरा फोकस बस उसी के ऊपर रहता है और आप कुछ नहीं करते हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एप्पल, एप्पल की कंपनी की भी कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलेगी। एप्पल अपने प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेगमेंट क्लास के लिए, मतलब जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, है ना, मोटा पैसा उनकी जेब में, उन्हीं के लोगों को केवल वो प्रोडक्ट अपना बेचते हुए देखने को मिलेगा, है ना। और बाकी के सेगमेंट को, बाकी के लोगों को उसका फोकस रहता ही नहीं है। तो हर तरीके के लोगों को प्रोडक्ट नहीं बेचते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेटजी है। मतलब आप केवल टारगेट मार्केट है, आपका एक फिक्स टारगेट मार्केट है, उसी को आप बेचेंगे। यहां आप सबको बेचते हुए देखने को मिलेंगे, यहां पूरे मार्केट को बेचेंगे, कोई विभाजन नहीं। यहां क्या होगा, फोकस होगा। यहां पर हम किसी एक सेगमेंट को केवल फोकस करते हुए प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं। तीसरा हमारे पास आता है डिफरेंशिएटेड मार्केट। डिफरेंशिएटेड मार्केट में बाजार को हम अलग अलग सेगमेंट में बांटते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सैमसंग वाला है तो छोट सस्ता भी फोन निकालता है, वो 10,000 से कम का भी फोन है उसके पास, है ना। देखिए 10,000 से कम का भी उसके पास फोन है, उसके पास 10,000 से लेके 25-30,000 का भी फोन है, और बड़े ज्यादा महंगे लोग जो खरीदना चाहते हैं तो 25,000 से ऊपर के भी उसके पास फोन है। तो उसने हर तरीके के मार्केट को कैप्चर किया है ना। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो अगर साबुन निकाल रहा है तो साबुन उसने 4-5 फ्लेवर में निकाल रखा है। 50 रुपए वाला भी साबुन है, 30 रुपए वाला भी साबुन है, 10 रुपए वाला भी साबुन है ना। टूथपेस्ट निकाल रखा, तो टूथपेस्ट में अलग अलग फ्लेवर निकाल रखे, उसे 5-6 तरीके के प्रोडक्ट उसने निकाल रखे हैं, ताकि वो प्रोडक्ट को आसानी से क्या कर सके, बेच सकें। तो डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजीज क्या करती हैं कि जिसमें आप अलग अलग हिस्सों में बाजार को बांट करके फिर मार्केट करते हैं। अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी में आप केवल एक ऐड चलाएंगे सिगरेट का और पूरे के पूरे बाजार को कब्जा कर लेते हैं, बाजार पर कैप्चर कर लेते हैं। एक जुबा केसरी दिखाते हैं, दिन भर काम चल जाता है। बाकी की कंपनियों को देखते अपने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके का ऐड चलाना पड़ता है। बेचारे को पेप्सी के लिए अलग ऐड चलाना पड़ता है ना। और मान लेते हैं कोक कंपनी का ही कोई और प्रोडक्ट है, माजा के लिए अलग ऐड चलाना पड़ता है ना। स्प्राइट के लिए अलग ऐड चलाना पड़ता है, ड्यू के लिए बेचारे को अलग ऐड चलाना पड़ता है। तो वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट को जो है ऐड करके सारे प्रोडक्ट को बेचते हैं ताकि टारगेट कर सकें। लेकिन कुछ कंपनी आप अगर देखें तो अपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बेचेंगी, क्योंकि उसने मार्केट सेगमेंट बांटा ही नहीं, उसको सभी लोग खरीदने के लिए वहां पर फोकस रहते हैं। देखिए भाई, समझ में आ गया इतना सभी को, क्लियर है।
देखिए आपके सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ही कवर अप कर रहे हैं। आपके सिलेबस में तो डायरेक्ट रूरल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी दे रखा है, लेकिन मैं आपको पहले मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको रूरल मार्केट का डिवीजन आराम से समझ में आए। डिफरेंशिएटेड और कॉन्सेंट्रेटेड में अंतर क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड में, चलिए मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ। देखिए डिफरेंशिएटेड और कॉन्सेंट्रेटेड में अंतर क्या है? डिफरेंशिएटेड में ये पूरा मार्केट है ना, ये पूरा मार्केट है, और इस मार्केट के अलग अलग हिस्से हैं। ये पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, पांचवा हिस्सा है। हम इन पांचों हिस्सों को फोकस कर रहे हैं। ठीक, ये है डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या हो रहा है? इस मार्केट में एक दो तीन चार हिस्से तो हैं, लेकिन हमारा फोकस केवल और केवल इस चौथे हिस्से पर है। इस पर केवल हमारा फोकस है, चौथे हिस्से पर। बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं, बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं। इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पूरा ध्यान किसी एक छोटे से एरिया पर होगा, किसी एक छोटे से सेगमेंट पर होगा। सब जगह हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएटेड में अलग अलग हमने हिस्से बांट लिए, इन सभी हिस्सों पर हम फोकस करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड में एक बड़े से बाजार के जो कई सारे हिस्से हो सकते हैं, तो उसमें एक छोटा सा हिस्सा ही हमारा फोकस होगा, तो इसीलिए हम डिवीजन यहां पर करेंगे, लेकिन एक छोटे से हिस्से को केवल फोकस करेंगे। अनडिफरेंशिएटेड मार्केट में पूरा मार्केट को हम टारगेट करेंगे। द कंप्लीट मार्केट विल टारगेट, उसमें कोई हमने बंटवारा किया ही नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड पे फोकस्ड केवल। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, अल्कोहल वगैरह हो गया, सिगरेट वगैरह हो गया, कई सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो केवल टारगेटेड कस्टमर को ही केवल फोकस करती हैं। पूरा मार्केट उनके लिए कस्टमर की तरह नहीं होता। चलिए, तो ये बातें हमें क्लियर है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। तो वही चीजें यहां पर दी हैं। एक कस्टमाइज मार्केट भी होता है ना। जैसे आप अलग अलग तीनों में मिक्स तरीके से काम कर सकते हैं। कुछ मार्केट को फोकस भी कर सकते हैं, कुछ वैसे भी काम कर सकते हैं, तो इसको हम कस्टमाइज मार्केट कहते हैं। कस्टमाइज का मतलब हो गया उसमें फेरबदल आप करवा सकते हैं, है ना। एमसीक्यू का तो मैं कुछ डिस्कस कर दूंगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एमसीक्यू पूरा इंटायर डिस्कशन होगा ऐसा तो कुछ नहीं है फिलहाल, अभी फिलहाल, है ना। बाकी जैसा होगा विल इन्फॉर्म यू, ठीक है, बिकॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी इज द सिलेबस, है ना। चलिए, तो कस्टमाइज मार्केटिंग हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड फोकस मार्केट हो गया, डिफरेंशिएटेड हो गया, अनडिफरेंशिएटेड होगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। एमसीक्यू के कुछ सेशन होंगे तो आपके यूट्यूब वगैरह पर हम लोग कवर अप कर लेंगे ताकि सब लोग कर लें। बट अभी यहाँ पर हम लोगों का पहला प्रायोरिटी होगा सिलेबस पर फोकस करना, ठीक है। चलिए, टारगेटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम लोगों ने देखा कि मार्केट को किस तरीके से आप टारगेट करते हैं, यहाँ पर आप फोकस करते हैं, तो ये आपको देखने को मिला। सब्सटेंशियल वाला मतलब ये हो गया कि बाजार को आपको बड़ा करना है। आपको ऐसे मार्केट पर फोकस करना है कि जो बाजार में आगे चल के बाजार को आप बड़े लेवल पर बेच सकें। आज आप 10 लोगों को बेच रहे हैं, फिर कल को 20 लोगों को बेच सकें, फिर 50 लोगों को बेच सकें, फिर 1000 लोगों को बेच सकें। मतलब आपके कस्टमर्स स्केलेबल हो। आपने कोई ऐसा सेगमेंट नहीं बना दिया जिसमें आज तो 4 कस्टमर आ रहे हैं, कल 10 कस्टमर आ रहे हैं, उसके बाद उसमें कस्टमर ही नहीं मिल रहा। ऐसा सेगमेंट आपको नहीं बनाना। तो सब्सटेंशियल का मतलब होता है इन द लार्ज कंटेक्स्ट, बड़े मार्केट साइज को आपको फोकस करना। तो आपको ऐसा सेगमेंट बनाना है जिसको हम कल बड़े लेवल तक काफी लंबे समय तक उसमें प्रोडक्ट बेचते रहें, ठीक है। तो वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के आधार पर भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट के आधार पर भी आप चीज़ों को बांट सकते हैं। आसान भाषा में कहूँ, खाने पीने के सामान अलग कैटेगरी में, है ना, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा अलग कैटेगरी में, है ना। कार मोटर ऑटो सेक्टर अलग कैटेगरी में, है ना। इसी तरह से अगर आप देखें, कपड़े हो गए वो अलग कैटेगरी में, बच्चों के एसेसरीज के सामान अलग कैटेगरी में। तो प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, इन अलग अलग आधारों पर भी हम अपने प्रोडक्ट को बांट सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट डिफरेंशिएशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की। आपका जो उत्पाद है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसको भी अलग अलग बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है।
तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विश ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस फ्रॉम अदर्स टू मार्केट इट मोर अपीलिंग टू स्पेसिफिक टारगेट मार्केट। तो आप अपने प्रोडक्ट को और अच्छे तरीके से मार्केट करने के लिए आप अपने प्रोडक्ट स्पेसिफिक तरीके से उसको डिवाइड कर लेते हैं। टॉप स्पीड सेगमेंट की कार है, उसको अलग कर दिया, कम सेगमेंट की कार उसको अलग कर दिया, तो बेचना आपको आसान होगा। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अगर हम यहां पर देखें, इसको देखिएगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यस। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखें, एक तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है हमारा फीचर के हिसाब से, उसकी वारंटी कितनी है, कितने समय तक प्रोडक्ट चलेगा, ड्यूरेबिलिटी कितनी, परफॉर्मेंस कैसी है। सर्विस के आधार पर उसकी सर्विस किस तरीके से देना है, कस्टमर को ट्रेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। चैनल डिफरेंशिएशन, आप उसको बांटेंगे कैसे, तो कवरेज क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, परफॉर्मेंस उसकी कैसी है। रिलेशनशिप डिफरेंशिएशन में कॉम्पिटेंस कितना, आपका मार्केट में कॉम्पिटिशन कितना होगा, आपकी क्रेडिटबिलिटी कितनी होगी। जैसे अगर मैं किसी बैंक में बैंक खाता खुलवाता हूँ, तो बैंक में खाता खुलवाता हूँ तो यहाँ पर आपकी जो जो रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपकी क्रेडिटबिलिटी, आपका जो भरोसा है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने किसी ऐसे बैंक में खाता खुला लिया, पता चला वहाँ पर मैंने खाता खुला, 4 दिन बाद मेरे अकाउंट से पैसे गायब हो गए। मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया ऐसे किसी उल्टी सीधी कंपनी का और उसको यूज़ किया और सही तरीके से क्रेडिट कार्ड कंपनी ने वहाँ पर सर्विस ही नहीं दी। रेपुटेशन डिफरेंशिएशन, आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, रेपुटेशन है मार्केट में, उसके आधार पर भी प्रोडक्ट को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो लोगों की धारणा क्या है, परसेप्शन क्या है, उसका एडवर्टाइजिंग क्या होगा, कम्युनिकेशन उसका कैसा होगा। प्राइस के आधार पर भी प्रोडक्ट को बांट सकते हैं, बाई कस्टमर, बाई क्वांटिटी, बाई सेगमेंटेशन। तो लगभग देखिए कि सेगमेंट को डिवाइड करने के देयर कैन बी द मल्टीपल वेज, इट डिपेंड्स ऑन दैट विच काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट दैट यू आर यूजिंग। आप किस तरीके का उत्पाद यूज कर रहे हैं, उसके आधार पर आप कई अलग अलग विभिन्न हिस्सों में अपने प्रोडक्ट को बांट सकते हैं। यहाँ तो कुछ तरीके दे रखे हैं, मैंने आपको और मल्टीपल वेज बताए कि प्रोडक्ट आपका किस टाइप का है, किस टाइप के कस्टमर को वो सर्व करेगा, उसका समय कितना लगेगा, उसकी वैल्यू कितनी है, उसमें कितना पोटेंशियल है, सर्विस कितनी है, क्वालिटी कितनी है, उन बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको एक बार देख लीजिए, किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें हमें क्लियर है। ओके, सो ये हमने देखा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डोंट वरी, ये तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर ऐड किया है ना, तो हमें क्लियर है। अब हम थोड़ा सा पहुँचते हैं रूरल इंडिया में, है ना। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं इन डिटेल, पर थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं, नेक्स्ट सेशन पर डिटेल में बात करेंगे। अभी देखना कुछ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये तो हो गया शहर में हम लोग मार्केट डिवीजन कर लिया, दैट्स ओके। अब हम बात कर रहे हैं रूरल मार्केट के सेगमेंटेशन में। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको कुछ स्पेशल टाइप के मार्केट आपको देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषता होती है कि वहां पर कुछ स्पेशल टाइप के मार्केट सेगमेंट आपको देखने को मिलते हैं। शहरों की तरह नहीं है कि अभी मेरे को कुछ सामान चाहिए तो मैं मुंह उठा के बाहर निकला, सामान देखा, सामान लेके चला आया। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में अगर मेरे को कोई सामान लेना है तो मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि भाई दुकान कहाँ होगी, फिर वहां जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अलग तरीके के मार्केट आपको देखने को मिलते हैं। तीनों तरह के मार्केट में आपको बताता हूँ। देखिए, पहला है पीरियोडिक मार्केट। पीरियोडिक मार्केट आज से ही नहीं, पुराने समय से, एंशियंट टाइम से पीरियोडिक मार्केट जो है चले आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। आपने देखा होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि आपके गांव में कोई एक विशेष दिन, कोई एक स्पेशल डे होता है जिस दिन मार्केट लगती है ना। कोई एक स्पेशल डे होता है जिसमें क्या होती है, मार्केट लगती है और सभी लोग इकट्ठा होते हैं, सामान वगैरह खरीदते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर डे पर, है ना। इसी तरीके से टाइम टू टाइम कभी मेले वगैरह लगते हैं, है ना, कभी फेयर लगता है या मेला वगैरह लगता है, लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर सामान खरीदते हैं। नहीं तो एक दिन फिक्स होता है कि अल्टरनेट इस पर्टिकुलर दिन पर यहाँ बाजार लगेगी,
इस पर्टिकुलर दिन पर वहाँ बाजार लगेगी, तो एक डे फिक्स होता है। इसको हम पीरियोडिक मार्केट कहते हैं। पीरियोडिक मार्केट के अंदर क्या होता है, आपका जो मार्केट है वो कुछ कुछ समय पर लगता हुआ आपको देखने को मिलता है। शहरों की तरह आपको हर समय मार्केट लगा हुआ देखने को मिलेगा ऐसा नहीं, तो कुछ कुछ टाइम पर वहाँ पर चीज़ें होती हैं। अगला आपको देखने को मिलेगा मोबाइल ट्रेडर्स। मोबाइल ट्रेडर्स आपको गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा गांव के क्षेत्रों में कुछ लोग साइकिल से सामान बेचते रहते हैं या बाइक से सामान बेचते हैं, है ना, उसको फेरी वाले या आप कह दीजिए जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, साइकिल पर बहुत सारा कपड़े रख लिए, कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। ऐसे गांव में सब्जी बेचने वाला था, वो साइकिल पर कुछ सब्जियां रख लिया, बाइक पर कुछ सब्जियां रख लिया, वो सब्जी बेचते हुए पूरे गांव में चला जा रहा है। तो ऐसे बहुत से आपको मोबाइल ट्रेडर्स देखने को मिलते हैं। मोबाइल का मतलब जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं, है ना, वो फल है, सब्जियां है, टॉयलेटरी आइटम, ऐसे बहुत सारे आइटम्स आपको बेचते हुए देखने को मिलेंगे। तो एक तो ग्रामीण क्षेत्र का एक बड़ा सेगमेंट आपको देखने को मिलता है पीरियोडिक मार्केट। आप भारत देश के किसी भी गांव में चले जाइए, आपको पीरियोडिक मार्केट जो है, जो कुछ समय के अंतराल पर बाजार जो लगता हुआ देखने को मिलता है, बहुत फेमस है। इवन शहरों में भी पीरियोडिक मार्केट लगती है पर्टिकुलर डे पर। कोई कहता बुध बाजार है, कोई कहता मंगलवार की बाजार है, कोई कहता शनिवार को बाजार लगेगा, अलग अलग दिन होता है, कोई इससे क्या संडे को मार्केट लगता है। अगला आपको देखने को मिलेगा परमानेंट रिटेल शॉप। तीसरी कैटेगरी होती है कि आपको गांव के कुछ दूर दराज के इलाकों में एक फिक्स परमानेंट रिटेल दुकान देखने को मिलेगी, एक खुदरे बाजार की दुकान देखने को मिलेगी। तो आजकल तो समय बदल गया है, आजकल गांव में भी बहुत सारी आपको दुकानें, छोटी छोटी दुकानें लोग खोलते हुए देखने को मिल गए हैं। लोग घरों में दुकान खोल देते हैं या दुकानें लगाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पुराने समय से जो बाजार चला आ रहा है, उन बाज़ारों में पीरियोडिक मार्केट बहुत पुराना है। पीरियोडिक मार्केट के अंदर होता क्या है, जो लोग सामान है वो कुछ समय के अंतराल पर बेचते हुए आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोबाइल मार्केट में घूम घूम कर सामान बेचते हैं, वहाँ पर घूम घूम कर सामान बेचते हुए देखने को मिलेंगे। और आपको देखने को मिलेंगे परमानेंट रिटेल शॉप्स। परमानेंट रिटेल शॉप्स में आपको फिक्स दुकानें देखने को मिलेंगी और वो वहाँ पर आप सामान डेली का खरीद सकते हैं। मोबाइल ट्रेडर घूम घूम के फल है, सब्जियां हैं, कुछ बर्तन वगैरह हैं, कॉस्मेटिक आइटम है, मसाले वगैरह हैं, इस तरह के सामान बेचते हैं। जो पीरियोडिक मार्केट है उसमें आपको फेयर वगैरह हो गया, रिटेल आउटलेट हो गया, जो घूम घूम पर किसी दिन पर बाजार लगेगी, है ना, कभी वहाँ सब्जी बिकेगी, कभी वहाँ कुछ बिकेगा, तो इस तरह के सामान मार्केट होते हैं। ठीक, तो चलिए अभी हमने और रूरल मार्केट के बारे में पढ़ना, तो अब हम रूरल मार्केटिंग में एंटर कर रहे हैं। अभी हमने एक जनरल सेगमेंटेशन देखा मार्केट का, अब हम बात करेंगे रूरल मार्केट में स्पेसिफिकली बाजार में वितरण कैसे होता है, बाजार कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो चलिए अभी के लिए इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो और पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।